बजट जब पेश किया गया और पहली प्रतिक्रिया जब किसी विपक्षी नेता की, किसी विपक्षी चेहरे की थी, तो सबसे पहला माइक पहुंचा शशि थरूर के शायद मैं पहले निकला वहां से, बस वही कारण हो गया। और उन्होंने सीधे खारिज नहीं किया बजट को। क्यों सीधे खारिज नहीं किया? देखिए, मुझे तो 1-2 मिनट रिफ्लेक्शन की भी ज़रूरत थी। मैंने कहा कि मनरेगा का नाम नहीं सुना, मैंने कहा कि महंगाई के बारे में कुछ नहीं सुना, बेरोज़गारी के बारे में कुछ नहीं सुना। एक अच्छी चीज़ सुना तो वो कहना पड़ा कि डिजिटल लाइब्रेरी के लिए समर्थन देंगे। मैं चाहता हूं कि हमारे देश में लोग पढ़ें और बच्चों को पढ़ने के लिए मौका दे दे, तो इसलिए एक अच्छी चीज़ जो मैं सुना, डिजिटल लाइब्रेरी, बस वो तो उसको भी तारीफ़ की बस। पर बजट आपको अच्छा लगा था? नहीं, मेरे ख्याल में जितने भी हम सोचे उनके ओमिशन ज़्यादा तौर से विजिबल हो गए। आप देखिए कि हमारी जो सोशल सिक्योरिटी होना चाहिए हमारे देश में, ये पहली बार है कि कुल मिला के हमारे देश के सारे सोशल वेलफेयर मेजर्स को गिनेंगे तो 20% जीडीपी से कम हो गया है पहली बार। क्योंकि हमारा देश तो अनफॉर्चुनेटली बहुत लोग हैं जो गरीब है, जिनके सरकार के समर्थन की ज़रूरी है उनकी जीने के लिए। और जब हम देखते हैं कि सारे सोशल वेलफेयर मेजर्स, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो बच्चों के लिए हैं, या वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, या माइनॉरिटीज़ मिनिस्ट्री, या अब लेबर मिनिस्ट्री भी देखिए, सारे में कट कर किया हुआ है बजट में। तो हमें लग रहा है कि सरकार की प्रायोरिटीज़ अलग हो गए हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बहुत बोल रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है कि हमें रोड्स, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स सब हो जाएंगे, हाईवे बनाएंगे, लेकिन विकास तो जनता के लिए होनी चाहिए ना। हर आदमी के पास हाईवे में चलाने के लिए गाड़ी नहीं है, लेकिन हर आदमी को जिनके पास कुछ नहीं है, उनको जीने के लिए जो समर्थन चाहिए वो भी सरकार की जिम्मेदारी है। मनरेगा आप देखिए, ये पहली बार है, अभी मनरेगा तो अभी 12-13 साल से चल रहा है, 15 साल से चल रहा है। इस 15 साल में मनरेगा में इतना कम एलोकेशन कभी भी नहीं हुआ। और ये अजीब है क्योंकि पिछले साल की बजट में जब निर्मला सीतारामन जी, उसने आंकड़े दी थी, मेरे ख्याल में 73,000 करोड़ ऐसे कुछ था। मैंने कहा देखिए ये नहीं चलेगा, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि आप 1 साल के अंदर वापस आएंगे इसी सदन को और पैसे मांगने के लिए, क्योंकि मनरेगा का डिमांड इससे बहुत ज़्यादा है। वो लोग कहा नहीं नहीं नहीं, ये काफ़ी है। और जैसे मैंने कहा वापस आए और 89,000 करोड़ तक पैसे मांगना पड़ा। अब इसके बाद आप 60,000 अब कैसे गिराएंगे? अभी सरकार का बहाना क्या, जब मैंने ये क्रिटिक करना लगा, सरकार का बहाना है डिमांड कम हो गया है। डिमांड कम नहीं हुआ है, मैं आंकड़े ये भी पढ़ के आया हूँ, क्योंकि पैंडेमिक के पहले, जो कोविड के पहले हमारे जो जितने भी डिमांड थे मनरेगा के लिए, 21% ज़्यादा है उससे आजकल। और अगर आप पूरा डिमांड के लिए हमारे नियम के अनुसार 100 दिन का काम एक गरीब आदमी को देना है ग्रामीण इलाके में, तब तो आपको 1,30,000 करोड़ की ज़रूरत है। आप उसके आधा भी नहीं मांगा है इस साल। तो या आप लोगों को काम नहीं देने वाले हैं, या अगर काम देंगे तो उसका डबल पैसा आपको मांगना पड़ेगा कुछ महीने के बाद। तो इस किस्म के बजट क्यों कर रहे हैं आप ज़रा सा रियलिज्म के साथ कीजिए ना, कि आपके आंकड़े हकीकत को ज़रा रिफ्लेक्ट करें। ये इसमें नहीं है। वेलफेयर बिल्कुल नहीं दिख रहा है आपको? वेलफेयर तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, बहुत कम दिख रहा है, बहुत कम दिख रहा है। जैसे कि सरकार बहुत ज़्यादा बोलते हैं, आपको पता है, लाभार्थी को जाके बोलते हैं कि आपका समर्थन चाहिए, देखिए कितने किए सरकार आपके लिए, लेकिन जब बजट सारे काटे जा रहे हैं तो कहाँ है आपका वेलफेयर? पर कोविड के बाद ऐसा लगा था कि फ्री अनाज बंद कर दिया जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। उसे देखिए, फ्री अनाज अब देंगे, अगर किसी को काम देंगे वो तो उससे बेहतर है। अगर आपको अर्थव्यवस्था की हालत को बेहतर नहीं कर सकेंगे, बिजनेसों को हमारे देश में अट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे, तो ठीक है, कम से कम मनरेगा के रूप में से ग्रामीण देश में काम करने का मौका दे दीजिए, कि आदमी को काम करके कुछ तनख्वाह मिले और ज़रा सा अपने स्वाभिमान से ज़रा जीत सके। आप सिर्फ अन्न देने से क्या फ़ायदा? वैसे भी अन्न को, मतलब रसोई घर में आपको शायद सिर्फ अन्न नहीं, आपको तेल भी चाहिए, आपको नमक भी चाहिए, आपको मिर्च भी चाहिए, कुछ सब्जी भी चाहिए, और ये सब आप बाज़ार में खरीदने जाएंगे कि तो ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है आजकल।